वेलकम टू PWOnly IAS। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। मॉडर्न हिस्ट्री के अगले चैप्टर में स्पेक्ट्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो थोड़ी बहुत तो होम रूल मूवमेंट हमने कवर कर लिया था, तो उसके बाद जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया था उसके बारे में होगी, और उसके बाद हम गांधी जी को भी बुलाएंगे और देखेंगे कि इंडिया में आने के बाद वो क्या धमाल करते हैं। तो ये कई सारी बातें होंगी जो आज हमारे सेशन का हिस्सा होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी बातचीत हो रही है वो हो रही है स्पेक्ट्रम पर, और स्पेक्ट्रम पर ये जो हमारी बातचीत है हम इसमें पहुंच चुके हैं अध्याय 15 के ऊपर। तो अध्याय 15 पर हमारी आज की जो बातचीत है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारी बातचीत अध्याय 15 पर होने वाली है उसका जो आधार है वो है गांधी का अभ्युदय। गांधी के अभ्युदय से हमारा तात्पर्य यह है कि गांधी किस प्रकार से भारतीय राजनीति में प्रभावी होते हैं। यद्यपि वो इसके पहले साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही अच्छा काम कर चुके हैं। अब ये पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार होती है उस पर जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो होम रूल आंदोलन भारत में चला, जिसके बारे में हमने लास्ट अध्याय में चर्चा की थी, उसके फलस्वरूप जो भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं वो किस प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1919 में परिवर्तित होते हैं। और उनका जो परिवर्तन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, जिसमें भारत को स्वशासन की अवधारणा के आधार पर एक उत्तरदायी सरकार देने का वादा अंग्रेजों के द्वारा किया गया, वो कितना पूरा हो सका था और उस बात को लेकर भारत में जो असंतोष था उसके कारण क्या थे। इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हमारी बातचीत होनी है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जब हम यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में कई तरीके के परिवर्तन हुए। और ये जो परिवर्तन होते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के दौरान या शुरू होने के दौरान, तो वहां पर कई तरीके की भारत में होता है। और ये जो शक्तियों के चरण का विकास है उसमें एक महत्वपूर्ण घटना जो घटित होती है वो था महात्मा गांधी का भारतीय परिदृश्य में उभर कर आना। और ये इनका जो उभार था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो उनके जनाधार और लोकप्रियता के अपार वृद्धि के साथ भारतीय राजनीति के पूरे स्वरूप को बदल देता है। स्वरूप का ये बदलाव कैसा था और इसके पीछे कौन से कारक जवाबदेह या फिर जिम्मेदार थे, उन पर हम बातचीत जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के पुनर्जीवित होने के कारण क्या थे, जिस पृष्ठभूमि में ये सभी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं। अगर आप यहां पर देखो तो जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भारत में होती है तो भारत में अनेक तरीके की समस्याओं का उद्भव होता है। तो आज जो हमारी बातचीत हो रही है आप इसको समझिए, जो हमारी बातचीत का आधार है वो है गांधी का अभ्युदय। हम गांधी जी के अभ्युदय के बारे में यहां पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। ठीक है, गांधी का अभ्युदय। तो गांधी के अभ्युदय के पृष्ठभूमि में हम क्या पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के साथ भारत में राष्ट्रवाद की नव चेतना आती है। भारत में राष्ट्रवाद की नव चेतना। अब ये जो राष्ट्रवाद की नव चेतना प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के साथ ही भारत में आती है, इसके पीछे कारक कौन से जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार कारक, जिम्मेदार कारक। यदि मैं इसके लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में बातचीत करूं तो हम क्या पाते हैं? सबसे पहले यदि हम जिम्मेदार कारकों की बात करें तो यहां पर आप देखिए कि स्थितियां परिस्थितियां क्या बन रही हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो प्रथम विश्व युद्ध आर्थिक कठिनाइयां लेकर आया। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो आर्थिक कठिनाइयां लेकर आया। आर्थिक कठिनाइयां लेकर आया। ये आर्थिक कठिनाइयां किस प्रकार की थी? बेरोजगारी, महंगाई व गरीबी। गरीबी के साथ आया अत्यधिक कर। अत्यधिक कर, ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप भारत में शुरू होता है। प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही आप क्या पाते हो कि इसी दौरान होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन ने जो राष्ट्रवाद है उसका संचार किया। राष्ट्रवाद का संचार, राष्ट्रवाद का संचार हो रहा है। इसी के साथ ही साथ आप क्या पाते हो कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस में उग्रवादी व उदारवादियों की एकजुटता, उग्रवादियों व उदारवादियों की एकजुटता, एकजुटता। मुस्लिम लीग में अंग्रेजों को लेकर असंतोष, मुस्लिम लीग में अंग्रेजों को लेकर असंतोष, जो असंतोष की भावना है वो विश्व युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध प्रोपेगेंडा, ठीक है। और अंतिम रूप में गांधी का भारतीय राजनीति में उद्भव, गांधी का भारतीय राजनीति में प्रभावशाली उद्भव। भारतीय राजनीति में प्रभावशाली उद्भव, प्रभावशाली उद्भव। इसके साथ ही साथ अगर आप एक और कारण यहां पर जोड़ना चाहो तो आप जोड़ सकते हो रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति। रूस की बोल्शेविक क्रांति। ये कई सारे कारण रहे जिसके फलस्वरूप भारत में जो एक नवसंचार होता है राष्ट्रवाद का, वो उद्वेलित होता है। इस नवसंचार के पीछे भारतीयों में जो एक असंतोष था वो क्या होता है कि हम एक चीज और भी पाते हैं कि होम रूल आंदोलन चलता है। देखो क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के फलस्वरूप भारत में क्या शुरू होता है? होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन शुरू होता है। और जो होम रूल आंदोलन शुरू होता है इसके फलस्वरूप भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 आता है। भारत शासन अधिनियम 1919 आता है।
भारत शासन अधिनियम 1919 के फलस्वरूप भारतीयों में असंतोष का उद्भव होता है, भारतीयों में असंतोष आता है। अब यहां पर एक सवाल ये बनता है हमारे मन में, जो हमारे मन में सवाल है वो ये है कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया, ये क्या था, इसके प्रावधान क्या थे, इसके प्रावधान क्या थे और ये भारतीयों में असंतोष का कारण क्यों बना, भारतीयों में असंतोष का कारण क्यों बना, असंतोष का कारण क्यों बना। ये दो प्रश्न हैं, पहले तो इसके प्रावधान क्या थे और दूसरा ये असंतोष का कारण क्यों बना। जब हम इस परिदृश्य को समझ लेंगे उसके बाद गांधी को भारत में बुलाना ज्यादा उचित होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम जब यहां पर देखते हैं कि यहां पर गांधी के अभ्युदय के पृष्ठभूमि में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आते हैं। जब आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की बात करते हैं जो कि होम रूल आंदोलन के फलस्वरूप आए, होम रूल आंदोलन में जो एनी बेसेंट थी उन्हें आश्वासन दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि वो एक उत्तरदायी सरकार भारत में लेकर आएंगे, इस आंदोलन को बंद कर दिया जाए और वो होम रूल यानी कि स्वशासन जैसा ही होगा। इस वादे को जब किया गया तो एनी बेसेंट थोड़ी सी संतुष्ट हो गई और उन्होंने जो आंदोलन था उसको रोक दिया। ये बात तो हमने समझी थी। अब यहाँ पर आगे की कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि अंग्रेजों ने भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किया। अब जो मॉन्टेग्यू इसमें पहला नाम है ना, ये भारत के लिए राज्य सचिव हैं, भारत के राज्य सचिव, जिनको हम बुलाते हैं एसओएस यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ध्यान दीजिएगा कि एसओएस ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री होता था जो ब्रिटेन में ही बैठता था, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं होता था, वो केवल सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करता था और रिपोर्ट लेता था किससे, वायसरॉय से। वायसरॉय कौन होते थे उस समय पर, यहां पर चेम्सफोर्ड हमारे वायसरॉय हैं। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड इन दोनों लोगों ने मिलकर सुधारों की घोषणा की और इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा गया। हम इसे प्यार से मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जैसे विराट प्लस अनुष्का इज इक्वल टू विरुष्का। बिल्कुल उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से मॉन्टेग्यू प्लस चेम्सफोर्ड, मॉन्टफोर्ड, मॉन्टफोर्ड। ठीक है। नाउ ये जो घोषणा की गई, इसी के पश्चात भारत सरकार अधिनियम आया। तो देखो, अगस्त की घोषणा के पश्चात एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत भेजा गया। दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 में ब्रिटेन की संसद ने एक औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया और जो विधान था उसका नाम क्या था, 1919 का अधिनियम। 19 से 19 के अधिनियम को आप भारत शासन अधिनियम भी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोल सकते हैं, या काउंसिल एक्ट को भी, मतलब भारत शासन गवर्नमेंट भारत शासन अधिनियम आप इसको बोल सकते हैं। और यहां पर इसका जो मूल आधार था वो ये था कि भारत में वो उत्तरदायी शासन को यहां पे वो प्रभावी बनाएंगे, उत्तरदायी शासन की यहां पर वो बात करेंगे। तो ये चीज यहां पे स्पष्ट की गई, ये चीज यहां पर स्पष्ट की गई। तो अब मामला यह है कि इसमें किस प्रकार के प्रावधान किए गए थे, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अगर आप भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों की बात करेंगे तो उस पर चलने से पहले आप ये देखिए कि इसका किस प्रकार से प्रभाव रहा। और जब आप इसके प्रभावों की बात करते हैं तो आप ये पाते हैं कि जो नरम दल के सदस्य थे ये इससे संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जो आंदोलन होम रूल के फॉर्म में चलाया गया था उसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की प्राप्ति था। ये वही स्वशासन था जो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को बहुत पहले मिल चुका था और वैसा ही स्वशासन हम चाहते थे। लेकिन वो स्वशासन क्या हमें यहाँ पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। प्रथम महायुद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार को पूरा सहयोग दिया। आप देखो तो चाहे वो गरम दल के लोग हों, नरम दल के लोग हों, मुस्लिम लीग हो, यहाँ तक कि गांधी ने तो ये भी कहा कि हमें इस समय अंग्रेजों के प्रति निष्ठा दिखानी चाहिए और भारतीयों को अधिकाधिक संख्या में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेकर अंग्रेजों की जीत को सुनिश्चित करना चाहिए। इससे अंग्रेजों को भारतीय समर्थन के साथ बहुत अधिक लाभ हुआ। इसके प्रत्युत्तर में हम ये चाहते थे कि वो हमें स्वशासन दे दें, लेकिन क्या उन्होंने हमें स्वशासन दिया? कदापि नहीं। स्वशासन के रूप में ये केवल एक ढोंग था। ऐसे किसी अधिनियम की आशा हमें थी जो हमें बेहतर स्वशासन की स्थिति दे। लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बाद स्वशासन की मांग और तेज हो गई थी।
मॉन्टेग्यू जो कि एक उदार व्यक्ति भारत सचिव के तौर पर थे, हमने देखा कि मॉन्टेग्यू का जो रवैया था भारत को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा नरम था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, ऐसा नहीं था। उनका जो विचार था वो काफ़ी नरम था। मैंने आपको उनका एक स्टेटमेंट भी बताया होगा। इंडोलॉजी में उनकी अच्छी समझ थी कि जिस प्रकार से माँ सती के 52 टुकड़े हुए तो 52 माँ सती हो गई, बिल्कुल उसी प्रकार से यदि आप एक एनी बेसेंट को गिरफ्तार करते हैं तो वो 52 एनी बेसेंट हो जाएंगे और आप उन्हें कैसे संभालेंगे। उन्हीं के निर्देशों पर एनी बेसेंट को जेल से रिहा भी किया गया था। तो अगर ऐसे उदार भारत सचिव के होने के बाद भी हमें कोई अच्छा अधिनियम नहीं मिल पाता है, तो फिर अगर कोई एक एग्रेसिव भारत सचिव आ जाएगा, राज्य सचिव आ जाएगा, तो फिर हमें क्या ही मिलेगा, फिर तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो हमारी उम्मीदों को यहां पर एक गहरा आघात लगा, एक गहरी चोट लगी। तो हमने यहां पर क्या पाया, हमने यहां पर यह पाया कि प्रावधानों को आप सबसे पहले तो इसे एक खाके के तौर पर देखिए। जब आप इसे खाके के तौर पर देखते हैं तो आप क्या पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो है ना, ये भारत की सरकार है, ये अंग्रेजों की भारत सरकार है। ये भारत सरकार है अंग्रेजों की, और अगर ये अंग्रेजों की भारत सरकार है, ठीक है, अंग्रेजों की मेंशन कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके दो आधार होंगे, एक होगा केंद्र, एक होगा राज्य। एक होगा राज्य और एक होगा केंद्र। एक हो गया राज्य, एक हो गया केंद्र। अब राज्य में आपको दो प्रशासन के बिंदु देखने को मिलेंगे। आप प्रशासन के दो बिंदु यहां पर पाएंगे, और वो दो बिंदु आप क्या पाएंगे, ठीक है। राज्यों में या प्रांतों में आपको एक तो मिलेगी कार्यपालिका, और दूसरी आपको मिलेगी विधायिका। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप केंद्र में जाएंगे तो आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगी कार्यपालिका और दूसरी मिलेगी विधायिका। यही तो मिलेगी ना, कार्यपालिका और विधायिका। तो जब आप कार्यपालिका की बात करते हैं तो आप क्या पाते हैं, कार्यपालिका में क्या सुधार किए उन्होंने, सबसे पहले आप ये देखिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उन्होंने राज्यों में कार्यपालिका में क्या सुधार किए, फिर राज्यों में विधायिका में क्या सुधार किए, फिर उन्होंने केंद्र में कार्यपालिका में क्या सुधार किए और केंद्र में विधायिका में क्या सुधार किए। भारत शासन अधिनियम में बस आपको इन्हीं बातों पर चर्चा कर लेनी है। भारत शासन अधिनियम 1919, यही आपने देख लेना है। तो इसी क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो कार्यपालिका है उसमें क्या सुधार किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप प्रांतों की बात करिए, यानी कि राज्यों की बात करिए, और प्रांतों में आप कार्यपालिका पर आइए। मतलब कि आप सबसे पहले तो यहां पर आइए, ठीक है। आप इसको राज्य कहिए, प्रांत कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आप प्रांतों में आइए और प्रांतों में आप कार्यपालिका में आइए। तो प्रांतों की कार्यपालिका में जो सुधार हुए हैं वो क्या है, यहां पर द्वैध शासन की प्रणाली को लाया गया। द्वैध का मतलब दो से है, द्वैध का मतलब दो से है, मतलब यहां पर दो के शासन को लाया गया। अब यहां पर दो के शासन से हमारा क्या तात्पर्य है, आप थोड़ा सा इसको और स्पष्टता के साथ देखना चाहें तो समझिए कि जो कार्यपालिका है उस समय उसकी जिम्मेदारी किसके पास है। कार्यपालिका अगर राज्यों की देखें तो राज्यों में गवर्नर होते हैं कि नहीं, हमेशा से एक गवर्नर होते थे, और गवर्नर के पास अपनी खुद की काउंसिल होती थी। राज्य गवर्नर के पास अपनी खुद की काउंसिल है, काउंसिल को आप चाहें तो समिति कह लें, उनके पास अपनी खुद की समिति है, उनके पास अपनी खुद की काउंसिल है या समिति है, जिसके माध्यम से वो राज्य की कार्यपालिका के सारे कार्य संभालते हैं, ठीक है। बाकी एक विधायिका है जहां पर लोग चुनकर जाते हैं, वो अलग व्यवस्था है, लेकिन कार्यपालिका का कामकाज तो एक गवर्नर संभालता है, जो अंग्रेज गवर्नर होता है हर प्रांत में। इसके अतिरिक्त जो विधायिका है, जब यहां पर एक विधायिका चुनकर आती है तो इसमें से कुछ मंत्रियों को चुना जाता है,
ठीक है, विधायिका में से कुछ मंत्री चुने जाते हैं, विधायिका में से कुछ मंत्री चुने जाते हैं। अभी जो मंत्री चुने जाते हैं ना, ये वास्तव में कार्यपालिका का ही पार्ट है। मंत्री जो विधायिका में से निकल के आ रहे हैं वो भी कार्यपालिका का ही पार्ट हैं। लेकिन क्या मंत्रियों को यहां पर कोई अधिकार होता है? नहीं होता है। सारे अधिकार किसके पास हैं? गवर्नर के पास हैं। तो आप देखो तो कार्यपालिका का काम संभालने के लिए वास्तव में प्रांतों में दो तरीके की शक्तियां उपस्थित हैं। एक तो अंग्रेजों की ओर से बिठाया गया गवर्नर है और उसकी अपनी खुद की समिति है। वास्तविक शक्ति कार्यपालिका की प्रांतों में इसी गवर्नर के पास हुआ करती थी, जो कि एक अंग्रेज गवर्नर होता था। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रांतों में जो सरकार बनाई जाती थी, उस सरकार के मंत्री भी तो कार्यपालिका का ही हिस्सा है ना। आप लोगों ने अगर राज्य व्यवस्था पढ़ी है तो आप समझते भी हैं कि जो मंत्री होते हैं वो वास्तव में कार्यपालिका का ही पार्ट होते हैं। लेकिन क्या अंग्रेजों के समय में जो व्यवस्था थी उसमें इन मंत्रियों का कोई महत्व था? ये महत्वहीन थे, ये केवल थे, बस यू जस्ट एग्जिस्ट, नथिंग मोर देन दैट। कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जो द्वैध शासन की व्यवस्था आई उसमें बोला गया कि यहां पर जो गवर्नरों को पावर है और मंत्री को पावर नहीं है, हम इस व्यवस्था को खत्म करते हैं। मतलब कि थोड़ी सी शक्ति हम गवर्नर को दे देते हैं और थोड़ी सी शक्ति हम मंत्री को दे देते हैं। तो 1919 के अधिनियम के पहले वैसे तो कार्यपालिका की दो शक्तिपुंज उपस्थित हैं, गवर्नर भी उपस्थित है, मंत्री भी उपस्थित हैं, लेकिन जो अधिकार हैं वो केवल गवर्नर और उनकी काउंसिल को हैं। मंत्रियों को कोई भी अधिकार नहीं है। 1919 के अधिनियम में जब द्वैध शासन की व्यवस्था की गई तो द्वैध का मतलब निकला दो। ठीक है, यहां पे जब द्वैध शासन आया तो द्वैध शासन का एक सीधा सा स्पष्ट सा मतलब था दो का शासन। अब सवाल यह है कि हम जिन दो के शासन की बात कर रहे हैं वो दो कौन से हैं जिनका शासन होगा? और द्वैध शासन के पहले कौन सा शासन था? तो द्वैध शासन के पहले एक का शासन था, और वो एक शासन किसका था? गवर्नर का था। 1919 के अधिनियम में जब द्वैध शासन आया तो दो का शासन आया। तो जो दो का शासन आया उसमें दो कौन हुए? गवर्नर और उनकी काउंसिल तो पहले से ही उपस्थित थे। वो दूसरा जो इसमें एड ऑन हुआ वो राज्यों में जो विधायिकाएं थी उनके द्वारा चुने गए मंत्री हुआ करते थे। अब दो का शासन शुरू हुआ, गवर्नर और मंत्री दोनों को अधिकार होंगे। अब जो अधिकार होंगे वो किस प्रकार से होंगे? अब भाई दो के पास अगर अधिकार होंगे तो आपको शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई किसके क्या अधिकार हैं? तो द्वैध शासन में क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। और जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसमें वास्तव में विषयों का बंटवारा होता है। अब आप कहेंगे विषयों के बंटवारे से सर आपका क्या तात्पर्य है? विषयों का जो बंटवारा हो रहा है इससे आपका क्या तात्पर्य है? तो मैं कहूंगा कि विषयों को गवर्नर ने कुछ अपने पास रखे और कुछ मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए। तो कुछ विषय देखो, पहले जो सारे के सारे विषय थे वो गवर्नर के पास ही हुआ करते थे, क्योंकि उसी का शासन चलता था द्वैध शासन की व्यवस्था के पहले। तो उसने कुछ विषय जो हैं वो मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए। तो ऐसे विषय जो मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए ना, हमने क्या कहा उन्हें? हमने उन्हें कहा हस्तांतरित विषय। हमने उन्हें क्या कहा? हमने कहा हस्तांतरित विषय। तो कुछ जो विषय थे वो गवर्नर ने मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए, तो ये हो गए हस्तांतरित विषय। और कुछ विषयों को यहां पे गवर्नर ने अपने लिए आरक्षित कर लिए। बोला कि देखो भाई साहब, ये तो विषय मैं नहीं दे रहा हूं। तो ये जो विषयों का बंटवारा था, जहां पर गवर्नर ने कुछ विषय मंत्रियों को हस्तांतरित किए और कुछ विषय अपने पास आरक्षित करके रख लिए, ये हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच का जो बंटवारा था, जिसमें दो शक्तियां प्रांतों में कार्यपालिका के कार्य को या प्रभार को संभालने के लिए उपस्थित हुई, इसी व्यवस्था को हमने मूलतः द्वैध शासन कहा। द्वैध शासन मतलब दो का शासन। इसमें दो बातें आपको स्पष्टतया समझनी है। पहली बात तो द्वैध शासन में जो दो का शासन है वो केंद्र में नहीं है बल्कि राज्य में है, पहली बात। दूसरी बात कि द्वैध शासन में ये जो दो का शासन है ये राज्यों में भी विधायिका में नहीं है बल्कि कार्यपालिका में है। अगर आपने इतना समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसान तरीके से समझ लिया और उसे जान लिया। तो राज्यों में कार्यपालिका के बीच में ये हस्तांतरित विषय व आरक्षित विषय के बीच का जो विभेद है ये आप यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। अब इसके बाद ये तो कार्यपालिका के बीच में, अब देखो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नर जो महत्वपूर्ण विषय है वो इन्हें नहीं देगा, वो हमेशा जो गैर महत्वपूर्ण विषय है वो ही देगा। तो महत्वपूर्ण विषय जैसे कि सेना या फिर वित्त, ये
गवर्नर ने अपने पास ही रखे, जबकि शिक्षा या सफाई ये सारे जो विषय थे जो कि गैर जरूरी थे ये हस्तांतरित कर दिए गए। तो ये हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के इस विभेद को ही 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन कहा गया और अंग्रेजों ने इसे ही उत्तरदायी सरकार कहा। उनके लिए यही उत्तरदायी सरकार थी कि देखो भैया, तुम्हारे चुने हुए मंत्रियों को हमने कुछ अधिकार दे दिया, तो भैया हमको नहीं चाहिए इतना सा अधिकार, ये भी तुम ही रख लेते। हम इधर साफ सफाई करने और शिक्षा देने आए हैं, तुमने वित्त अपने पास रख लिया, सुरक्षा पुलिस अपने पास रख ली, लॉ एंड ऑर्डर तुमने अपने पास रख लिया, और हमें क्या दिया है? साफ सफाई करना, शिक्षा व्यवस्था देखना, स्वास्थ्य व्यवस्था देखना, ये कोई अधिकार हुए? तो ये जो अधिकारों का विभाजन था, इस बात को लेकर हमें काफी असंतोष हुआ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हमने इन्हें सहयोग दिया है उसके बदले हमें स्वशासन मिलेगा, और स्वशासन का ये जो ढोंग इन्होंने द्वैध शासन के नाम पर किया था, इसके फलस्वरूप हमें काफी ज्यादा असंतोष था। तो ये जो बात आपने यहां पर समझी है, आप हस्तांतरित व आरक्षित विषयों के बीच का फर्क समझ गए हैं, और यही जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था जो थी, हम देखते हैं कि प्रांतों में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो जो गवर्नर है ना, वो प्रशासन में हस्तांतरित विषय भी छीन सकता था। मतलब कि गवर्नर जिसने कुछ विषय यहाँ पे मंत्रियों को दे भी दिए हैं, उसमें भी ऐसी कोई नहीं है कि स्वायत्तता है, वो विषय भी कभी भी छीने जा सकते हैं। अब ये तो देखो भाई, नहीं चल पाएगा ना काम, ऐसे कैसे काम चल पाएगा? हाँ, ये तो मुश्किल वाली बात हो गई। अब चलिए, इतनी बात हो गई तो कुछ बातें व्यवस्थापिका के बारे में भी करते हैं। ठीक है, व्यवस्थापिका के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो जो प्रांतीय व्यवस्थापिका की सभाओं के सदस्य हैं, उनकी वृद्धि कर दी गई। ठीक है, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। अब व्यवस्थापिका जो है, देखो, कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई। कार्यपालिका में विधायिका को ही व्यवस्थापिका कहते हैं, इसमें कोई आपको समस्या तो नहीं है ना बेटा? तो जो विधायिका है वही व्यवस्थापिका है। तो ये पूरा मामला जो है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको विधायिका के बारे में बता रहा हूं। कार्यपालिका में देखो द्वैध शासन आ गया, विधायिका में क्या हुआ, आओ ये भी बता देता हूं। तो जब विधायिका की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आप ये पाते हो कि विधायिका या व्यवस्थापिका दोनों एक ही बात है। वहां पर पहले तो सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, और हम काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सदस्यों की संख्या बढ़ाइए। अब देखो, सदस्य दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं मनोनीत। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो अंग्रेजों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, और अगर वो अंग्रेजों द्वारा मनोनीत होंगे तो वो अंग्रेजों की चाकरी करेंगे, यानी कि वो उनकी ही बातें मानेंगे, हमारे बारे में तो कुछ सोचेंगे नहीं। जबकि जो निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हें मतलब आप देखो तो दूसरे तरीके से ही, बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष तौर पे ना सही तो अप्रत्यक्ष तौर पर ही उनका चुनाव तो हम कर रहे हैं। तो जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो हमारी इतनी सी ही बात सही, बट सुनेंगे तो ना। तो हम क्या चाहेंगे कि सदस्य मनोनीत ज्यादा हो कि निर्वाचित ज्यादा हो? स्वभावतः हम चाहेंगे कि सदस्य निर्वाचित ज्यादा हों। तो निर्वाचित सदस्यों को लेकर हमारा झुकाव होगा। हम क्या पाते हैं कि यहाँ पर जो 70% सदस्य हैं वो निर्वाचित हैं। तो ये तो एक अच्छा और सकारात्मक सुधार है जो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1919 में किया जा रहा है। मताधिकार में भी वृद्धि की गई और सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को और ज्यादा विस्तृत किया गया। जैसे कि हमने क्या देखा था कि 1909 के अधिनियम में उन्होंने मुसलमानों को सांप्रदायिक अधिकार दे दिया था, यानी कि मुसलमानों को मुसलमान ही चुनेंगे ना, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति, मुसलमानों को मुसलमान ही चुनेंगे। अब उन्होंने उसका विस्तार किया, इसे सिख और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया। मतलब सिखों को केवल सिख चुनेंगे और एंग्लो इंडियंस को केवल एंग्लो इंडियन चुनेंगे। तो सांप्रदायिक जो निर्वाचन की पद्धति है उसमें लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है। 1909 में मुसलमानों को, 1919 में इसका और विस्तार होगा, 1935 में और भी अधिक विस्तार होगा। और ऐसा करके वो निश्चित तौर पर भारत में विभाजन करो राज करो की नीति का अनुपालन कर रहे हैं। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, और यहां पर यह प्रश्न यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है कि क्या महिलाओं को वोट करने का अधिकार 1919 के अधिनियम में मिला था? हाँ जी मिला था। स्पेक्ट्रम में डिट्टो लाइन लिखी हुई है और वहीं से ये प्रश्न आया हुआ था। हम देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएं जो हैं वो किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी, किंतु उसे पारित करने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य मानी जाती थी। बिना गवर्नर की सहमति के आप इसको पास नहीं कर सकते थे। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों को बजट को अस्वीकार करने की भी जो शक्ति थी वो थी। मतलब कि देखो, जो व्यवस्थापिका है वो अगर कोई बजट पास ना करे, चूंकि देखो कार्यपालिका बिना पैसे के तो काम नहीं कर पाएगी, उसको तो पैसा चाहिए, लेकिन अगर व्यवस्थापिका ने कोई बजट पास नहीं किया है तो गवर्नर चाहे तो उस पर वीटो लगा सकता है, उस बजट को रिटेन कर सकता है। सदस्यों को बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ, स्वतंत्रता मिली। ये जो सकारात्मक प्रभाव हैं वो हमें व्यवस्थापिका में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो, कार्यपालिका की बात करते हैं केंद्र स्तर पर।
तो आपने क्या पाया? आपने ये पाया कि पहले मैंने कार्यपालिका राज्य की बताई जहां पे द्वैध शासन की बात हुई, फिर मैंने आपको व्यवस्थापिका बताई प्रांत की। अब प्रांतों का ये पूरा किस्सा हो गया डन। अब आओ केंद्र पे। तो केंद्र पे पहले मैं कार्यपालिका के बारे में बता देता हूं, फिर मैं विधायिका पर आता हूं। तो अब मैं केंद्र की कार्यपालिका के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा केंद्र की कार्यपालिका के बारे में। अब ये जो कार्यपालिका की बात हम यहां पे कर रहे हैं, ये केंद्रीय सरकार की अनुत्तरदायी व्यवस्था के बारे में है। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यों में तो उन्होंने तब भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, द्वैध शासन के नाम पर, उत्तरदायी सरकार के नाम पर, लेकिन राज्यों में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी विस्तार नहीं किया है। ये समस्या रही है। अब इस समस्या को आप ध्यान से समझो तो गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका के अधिकारी थे, हमेशा से वो बने रहे। यहाँ पे जो विषय थे वो दो भागों में बटे थे, केंद्र और प्रांत में। और केंद्र के विषयों पर जो गवर्नर थे उनका एकाधिकार था। जिस तरीके से उन्होंने राज्यों में जो निर्वाचित मंत्री थे उनको अधिकार दिए थे, क्या वैसे ही उन्होंने केंद्र में भी निर्वाचित मंत्रियों को कोई अधिकार दिए? तो जवाब है नहीं। नहीं, इस प्रकार से किसी भी प्रकार की उत्तरदायी सरकार का ढोंग भी नहीं किया गया। चलो, राज्यों में उन्होंने एक ढोंग तो किया, केंद्र में तो उन्होंने ढोंग भी नहीं किया। ये एक समस्या यहां रही। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए और उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग सौंप दिए गए। ठीक है, ये 3 भारतीय नियुक्त जरूर किए गए यहाँ पे कार्यकारिणी में, ठीक है, लेकिन ये जो उन्हें विषय दिए गए वो कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं थे। प्रांतों में जो आरक्षित विषय गवर्नर जनरल के पास थे, ठीक है, उनके ऊपर भी केंद्र के गवर्नर जनरल का अधिकार था। अजब बात है, गवर्नर जनरल की मांगों पर कटौती का अधिकार था। साथ ही केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकार किए गए बजट को ये रिस्टोर कर सकते थे, पुनः स्वीकार कर सकते थे। इस तरीके के बहुत ही अत्यधिक अधिकार जो हैं वो केंद्र में गवर्नर को दिए जा रहे हैं। अब केंद्र की व्यवस्थापिका की बात करते हैं। तो केंद्र के कार्यपालिका की बात हमने कर ली, अब हम केंद्र के विधायिका की बात करेंगे। और आपको पता है कि विधायिका को ही हम व्यवस्थापिका कह सकते हैं। तो आप व्यवस्थापिका कहो, आप विधायिका कहो, भाई हमें तो कोई समस्या है नहीं, व्यवस्थापिका कहो, विधायिका कहो, क्या फर्क पड़ता है। तो आइए हम विधायिका की बात करते हैं। यहां पर देखिए, व्यवस्थापिका की अगर आप बात करेंगे तो राज्य परिषद यानी कि केंद्रीय विधान में एक निम्न सदन था, एक उच्च सदन था। तो देखिए, राज्य परिषद जो है वो केंद्रीय विधानसभा में एक निम्न सदन है, राज्य परिषद, ठीक है। हां, अब यहां पे देखिए जो केंद्रीय विधानसभा है, विधानसभा, विधान परिषद या राज्य परिषद, तो जो विधानसभा है वो निम्न सदन है और जो राज्य परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो जो है आपका उच्च सदन है। तो जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या जो कि निम्न सदन है 145 है। इसमें 104 निर्वाचित, 41 मनोनीत है। इसके चक्कर में पढ़ना मत, ठीक है। और ये डिटेल्स भी इतनी ज्यादा आपके लिए खास नहीं है, इसके चक्कर में भी आप बहुत ज्यादा मत पढ़ना। अब आप यहां पर देखो कि जो राज्य परिषद है, जो उच्च सदन है, उस समय का राज्य परिषद आज की राज्यसभा जैसा है। उस समय की ये जो केंद्रीय विधानसभा है, इसे आज के आप लोकसभा के जैसे देखो। तो जो आज की लोकसभा है उसे उस समय के केंद्रीय विधानसभा के तौर पर देखो, और उस समय की जो राज्य परिषद है आप उसे आज के राज्यसभा जैसे देखो, तो आपको ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। राज्यसभा जैसे देखो। राज्य परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, ठीक है, और केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते हैं। ये वैसे है जैसे कि आपसे आज कोई कहे कि राज्यसभा में केवल पुरुष ही सदस्य बन सकते हैं, महिलाएं राज्यसभा की सदस्य नहीं बन सकती। जबकि देखो ऐसी व्यवस्था आज नहीं है। उस समय लोकसभा जो उस समय की हुआ करती थी, वहां पर आप देखो तो पुरुष व महिलाएं दोनों ही सदस्य बन सकते थे, लेकिन राज्यसभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पूरक प्रश्न वगैरह पूछने के अधिकार थे। ये तो चलो बातें यहां पर स्पष्ट होती हैं। महत्व की बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1919 संवैधानिक विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बड़े पैमाने पर सुधार की व्यवस्था की गई थी। हालांकि इस बात को लेकर हमें उत्तरदायी सरकार की जो उम्मीद थी वो तो नहीं मिली, लेकिन विस्तार थोड़े प्रभावी रहे। हमें जो मतदाताओं को मत देने की व्यावहारिक व्यवस्था है वो समझ में आई। संसदीय शासन व्यवस्था का हमें एक प्रॉपर खाका मिला। भारत में प्रांतीय स्वशासन आंशिक रूप से ही सही आरंभ हुआ। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था यहीं से आई।
यानी कि लोकसभा राज्यसभा का सिस्टम जो आज हमारे पास है, द्विसदनीय व्यवस्था, जिसको आप बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम कहते हैं, वो उसी समय इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि लाया जाता है। केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले एक ही जगह मिली थी। 1909 के अधिनियम में कार्यकारी परिषद में केवल एक भारतीय होता था। 1919 के अधिनियम में यहां पर 3 भारतीय जो हैं उन्हें जगह मिली हुई है। ठीक है, उन्हें जगह मिली हुई है। नाउ सो केंद्र में कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहले 3 गुना प्रतिनिधित्व मिल गया। 72 भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व को दिया जाने लगा। अब देखो, काफी लंबे समय से धन के निर्गमन की बात की जा रही थी, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में जो बातें की जा रही थी वो क्या थी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या पाते हो? आप क्या पाते हो कि धन के निर्गमन में हम क्या बोल रहे थे कि भारत का जो धन है उसे भेजा जा रहा है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में उस धन को भेजा जा रहा है और उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है? उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। होम चार्जेस हुआ करते थे, जिसमें ब्रिटेन में जो लोग भी काम कर रहे थे भारत के लिए, जो राज्य सचिव थे, उनकी जो काउंसिल थी 15 सदस्यीय, उनका पैसा, उनकी जो पेंशन होती थी वो हम यहाँ से भेजा करते थे, वो हम यहाँ से भेजा करते थे। हमें इस बात को लेकर काफ़ी असंतोष हुआ करता था। तो 1919 के अधिनियम के पश्चात हमने देखा कि भारत से वो धन निर्गमन क्या ही था, लेकिन उन्होंने बोला कि भारत के राज्य सचिव को जो पैसा है वो हम यहाँ भारत के खजाने से नहीं देंगे, ब्रिटेन के खजाने से देंगे। और एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की भी नियुक्ति यहाँ पर की गई। तो इस प्रकार से कुछ नए विकास के क्रम में चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं। हालांकि इसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे मताधिकार बहुत ही सीमित था। केंद्र में सदस्यों का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद में कोई नियंत्रण नहीं था। जो गवर्नर जनरल और उनकी परिषद थी उसमें उन्हें कुछ बहुत ही कम महत्व के कार्य दिए गए थे। बाकी मूलतः जो वो करना चाहते थे वही करते थे। केंद्र में जो विषयों का विभाजन था वो संतोषजनक नहीं था। वो मैंने आपको बताया कि गैर जरूरी विषय भारतीय सदस्यों को दिए गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका के लिए प्रांतों के मध्य सीटों का बंटवारा प्रांतों के महत्व पर आधारित था। पंजाब के सैनिकों का महत्व एवं बंबई का वाणिज्यिक महत्व, तो पंजाब और बंबई में ज्यादा सदस्य रखे गए। जनसंख्या के आधार पर ऐसा कोई मूल ढांचा नहीं बनाया गया था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन 2 स्वतंत्र भागों में बटा था, राजनीति के सिद्धांत तथा व्यवहार के विरुद्ध था। ठीक है, तो प्रांतीय स्तर पर जो प्रशासन 2 स्वतंत्र भागों में विभाजित था, यानी कि द्वैध शासन, वो प्रशासन के दृष्टिकोण से भी सही नहीं था। उन्होंने व्यवस्था कर भले दी थी। प्रांतीय मंत्रियों को वित्त पर कोई नियंत्रण नहीं था और नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट्स वो गवर्नर जनरल की और उनके कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की बातें ही माना करते थे। वो उनके सदस्यों की बातें ही माना करते थे। ठीक है, तो ये बातें आपने यहां पर समझी, ये बातें आपने यहां पर समझ ली। नाउ अधिनियम के संबंध में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही? 1918 में बंबई में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और यहां पर इसे निराशाजनक व असंतोषकारी बताया गया। निश्चित तौर पर कांग्रेस 1919 के इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं थी। हमें जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो हम काफी ज्यादा असंतुष्ट थे। इस असंतोष के बीच में भारतीय राजनीति में गांधी जी का अभ्युदय होता है। गांधी जी किस प्रकार से भारतीय राजनीति में कदम रखते हैं उस पर हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए और उनके जो आरंभिक सत्याग्रह हैं हम उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 1874 में वो 5 साल के हो जाते हैं। 5th बर्थडे ऐसे बता दिया मैंने, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद 1888 में वो लंदन बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन जाते हैं। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए उनका लंदन जाना, उसमें एक मोटिवेशन उनके बड़े भाई थे, क्योंकि वो खुद भी बैरिस्टर थे।
उनके पिता जो थे वो कठियावाड़ में दीवान के पद पर कार्यरत थे। तो ऐसा नहीं था कि वो किसी गरीब परिवार से संबंधित थे। पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, बचपन के बारे में या आप बचपन की किताबों से पढ़ते आए हैं। करमचंद गांधी उनके पिता का नाम हुआ करता था। तो उनके बड़े भाई के इनकरेजमेंट की वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो लंदन में जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे। तो 1888 में वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन जाते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं स्वाभाविक थी। पहले तो समंदर पार करना भारतीय जातिगत व्यवस्था में सही नहीं माना जाता था। उस समय अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार कर ले तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था, और गांधी जी के समंदर पार करने को भी इसी प्रकार से देखा जा रहा था। यहां तक कहा गया कि जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हें समाज में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने इस बात की परवाह नहीं की और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने वो गए। तो 88 से 91 के बीच में, 88 से 1891 के बीच में 3 साल उन्होंने वहां पे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी। वो अपने आरंभिक जीवन में, चूंकि गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर जैनिज्म का काफी अच्छा विकास हुआ है। जैन धर्म का विकास अगर आप देखो तो भारत में 2 ही स्थानों पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तो उत्तर पश्चिम में पंजाब और गुजरात, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में, और दूसरा कर्नाटक के क्षेत्र में। कर्नाटक के क्षेत्र में वही श्रवणबेलगोला में संथाराकर्णी, चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे ना भद्रबाहु के साथ। तो वो कर्नाटक में जो जैन धर्म है उसका काफी अच्छा विकास हो गया। और फिर उत्तर पश्चिम तो केंद्र ही बना भारत में। राजस्थान और गुजरात का अगर आप क्षेत्र देखो तो वो तो केंद्र ही बन जाता है वहां पर ना। तो उस क्षेत्र में काफी अच्छा विकास हुआ। तो जैनिज्म का एक प्रभाव आपको उनके जीवन पर देखने को मिलेगा कई सारे पक्षों में। जैसे एक तो जैन धर्म अहिंसात्मक धर्म है जो अहिंसा को बहुत ही मूल रूप में स्वीकार करता है। तो जैन धर्म का जो प्रभाव था उनके ऊपर, उसकी वजह से बचपन से ही उनके मन में अहिंसा को लेकर एक लगाव रहा। जैसे अक्सर हम ये बात करते हैं कि गांधी जी अहिंसा को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, लेकिन अहिंसा का उनका ये विचार आधार कैसे प्राप्त करता है? तो आधार प्राप्त करता है ये जैन धर्म की उपस्थिति की वजह से, जो कि गुजरात और राजस्थान में काफी प्रभावी है। तो एक तो अहिंसा और दूसरा शाकाहार को लेकर भी वो बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे। बहुत ज्यादा वो शाकाहार पर भी जोर दिया करते थे। जब वो ब्रिटेन जाते हैं तो वहां वो काफी दूर पैदल चलकर जाते थे, तब उन्हें कोई एक ऐसी जगह मिलती थी जहां पर केवल शाकाहार मिलता हो। देखिए कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और वो किसी ऐसी जगहों पर भी, रेस्टोरेंट्स में भी खाना नहीं खाते जहां नॉनवेज बनता हो। वो वहां जाके वेज भी नहीं खाएंगे क्योंकि किचन कॉमन हो जाता है। फिर आप अंदर वो कैसे बनाते हैं आप देख नहीं सकते हैं। वो वेज नॉनवेज मिक्स कर देंगे। ग्रेवी सबकी सेम ही होती है, बटर पनीर की और बटर चिकन की, दोनों की ग्रेवी सेम होती है। उसमें खाली चिकन पड़ रहा है, उसमें पनीर पड़ रही है। ठीक है, कभी अगर कोई आसपास सामने मंगाए तो आपको महसूस होगा कि ग्रेवी तो सेम ही बना रखी है और पता नहीं अंदर जो कलछुल है बर्तन वो भी सेम ही यूज़ हो रहा है, कढ़ाई भी सेम ना यूज़ हो रही हो, तो बड़ा रिस्क हो जाता है। तो वो ऐसी जगहों पे भी खाना नहीं खाते थे जहाँ पर वेज नॉनवेज जो है वो कॉमन होता हो। वहाँ पर एक वेजिटेरियन सोसाइटी थी, वो उसको भी ज्वाइन करते हैं ब्रिटेन में जाने के बाद। बचपन में वो राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा करते थे। तो राजा हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर उनके मन में जो सत्य को लेकर लगाव है वो बढ़ा। तो जब आप उनके सत्य और अहिंसा के विचारों की बात करते हैं तो आपको 2 बातें मूल रूप से पता चलती हैं, और वो 2 बातें क्या हैं? एक बात तो एकदम स्पष्ट ये है कि वो जैन धर्म के प्रभाव में अहिंसा की ओर झुकते हैं और राजा हरिश्चंद्र से प्रभावित होकर वो सत्य की ओर झुकते हैं। सत्य और अहिंसा उनके जीवन के 2 मूल आधार क्षण बन जाते हैं और यही उनकी विचारधाराओं का आधार रहे। ब्रिटेन से जब वो अपनी पढ़ाई करके वापस लौटते हैं 1891 में, तो यहाँ पर आकर वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लॉयर बनने के लिए, यानी कि वकील बनने के लिए, जो एक बहुत ही मूल गुण आपके अंदर होना चाहिए, उस गुण का बहुत ही अधिक अभाव उनमें देखा गया। और वो अभाव क्या था आपको पता है। अगर आप एक अधिवक्ता बनना चाहते हैं तो झूठ बोलना तो आना चाहिए। गांधी जी के अंदर ये गुण नहीं था, तो उनकी बैरिस्ट्री चली नहीं। उन्होंने मुंबई में जाकर एक लॉ फर्म भी ज्वाइन की।
लॉ फर्म एक ऐसी कंपनी होती है जो कई सारे वकीलों को अपने पास रखती है और वो कंपनियों के केस हैंडल करते हैं, बड़े कारीगरों के। तो उनके कई सारे केसेस होते हैं तो वो किसी न किसी वकील को सौंप देते हैं। वो वकील सैलरीड होते हैं। उन्होंने बॉम्बे में जाकर एक लॉ फर्म में भी नौकरी करने का प्रयास किया, हालांकि वो वहां पर भी सफल नहीं हो सके। जब दोनों ही जगहों पर उनका व्यक्तिगत बैरिस्ट्री नहीं चली, उनका लॉ फर्म में भी काम अच्छा नहीं चला, तो वो घर लौट आए। 92 में वो घर लौट आए और वहां पर आकर वो लोगों को फ्री लीगल एड देने लगे, यानी कि लोगों की मदद करने लगे। किसी को कोई पेपर नहीं समझ में आ रहा, किसी को लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो चैरिटी वाला काम करने लगे। घर पे पैसों की दिक्कत नहीं थी, पिताजी दीवान रहे थे, बड़े भाई खुद भी लॉयर थे, तो बात बन जाती थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी कि खाने के लाले पड़े थे। फिर क्या होता है कि दादा अब्दुल्ला, जो कि गुजरात के एक मेमन मुसलमान हुआ करते थे, उनके जो कजिन ब्रदर थे, कजिन के साथ ब्रदर नहीं लगाया जाता, ऐसे ही समझ लो चचेरे भाई रहे होंगे, तो कजिन हुआ करते थे। तो साउथ अफ्रीका में उनका व्यापार था। साउथ अफ्रीका में उनका कोई एक केस आ गया। उन्होंने अपनी जो भाई थे, कजिन थे, दादा अब्दुल्ला को यहाँ पर पत्र लिखा और उनसे कहा कि उन्हें एक वकील चाहिए, एक अधिवक्ता, और वो वकील भारतीय होना चाहिए जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकें। वो साउथ अफ्रीका आए और वहां पर उनका सारा केस संभाले। तो दादा अब्दुल्ला गांधी जी को जानते थे, उनके परिवार को भी जानते थे, तो वो गांधी जी को ये प्रस्ताव देते हैं कि आप अभी भी लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए हैं, मेरे भाई साहब हैं, आप चले जाइए वहाँ पर और उनका जो केस है वो संभाल लीजिए। अब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं। उन्होंने पूछा कि भाई 1 साल का कितना पैसा मिलेगा। जो पैसा वो बता रहे थे दैट वाज ओके, दैट वाज ओके ओके। Since it was okay, so he was happy, so he decided to go. तो जब वो वहां पर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पर 3 तरीके के जो लोग थे भारतीय, वो वहां पर उपस्थित थे। वहां पर 3 तरीके के भारतीय दक्षिण अफ्रीका में हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या देखा, साउथ अफ्रीका में जाने के बाद उन्हें जो जानकारी मिली वो ये थी, दक्षिण अफ्रीका में तीन प्रकार के भारतीय थे। तीन प्रकार के भारतीय थे। एक, घिरमिटिया मजदूर। इन्हें 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया जाता था। इसे समय समय पे बढ़ा भी दिया जाता था। तो ये वहां के प्लांटेशन फील्ड में काम करने के लिए ले जाए जाते थे। दूसरे थे मेमन मुस्लिम व्यापारी। इन मजदूरों के साथ वहां पर मेमन मुस्लिम व्यापारी भी जाते थे। और फिर यहां पर होते थे सेवानिवृत्त घिरमिटिया मजदूर। घिरमिटिया मजदूर वो होते थे जो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाए जाते थे। फिर कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से 10 साल का हो जाता था, 15 साल का हो जाता था। जब तक वो काम करने लायक होते थे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। जब ये वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में काम करने जाते थे, तो चूंकि उन्हें अक्सर उनकी युवावस्था में लेकर जाया जाएगा 20-22 साल की उम्र में, तो 35 साल 40 साल तक वो वहीं रहते थे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय विकसित हो गया था। तो वहाँ जाने के बाद वो वहीं पर अपना शादी विवाह कर लेते थे और टेक्निकली कहूँ तो वहीं पर बस जाते थे, वहीं पर वो बस जाते थे। चूंकि वो वहीं पर बस जाते थे, तो फिर जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो जाता था तो वो वहीं पे रहते थे। जब तक कॉन्ट्रैक्ट होता था तब तक कम से कम उनके पास काम होता था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद वो सेवा निवृत्त घिरमिटिया मजदूर हो जाते थे। अब उनके पास काम भी नहीं होता था, उनकी स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो जाती थी, बहुत अधिक दयनीय हो जाती थी। उनके साथ मेमन मुसलमान भी जाते थे। ये तीनों ही वहां पर जातिगत विभेद या नस्ल भेद की समस्या से
परेशान होते थे। भारतीयों को साउथ दक्षिण अफ्रीका में जो समस्याएं झेलनी पड़ती थी वो क्या थी? भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में समस्याएं, भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में समस्याएं। तो वो दक्षिण अफ्रीका में कई तरीके की समस्याएं जो हैं उनको झेलते हैं, और वो जो समस्याएं वहां पर झेलते हैं वो किस प्रकार की थी? सबसे पहले तो अगर आप समस्याओं की बात करें तो वो समस्या झेलते थे नस्ल भेद की। फुटपाथ व सड़क के इस्तेमाल पर रोक। उपयोग पर रोक। उन्हें कूली बुलाया जाता था। उन्हें कूली बुलाया जाता था। सेवानिवृत्त घिरमिटिया मजदूर बेरोजगार थे और दिहाड़ी करके जैसे तैसे उनका काम चलता था। उनके ऊपर अतिरिक्त कर लगाया जाता था। वे गंदे व शहर से दूर कस्बों में रहते थे, जिनको आप स्लम कहते हैं, वो वहां रहते थे। नौ बजे के बाद रात 9 बजे के बाद घर से निकलने की मनाही। निकलने की मनाही। वो रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये मान लिया जाता था कि वो अपराधी हैं। अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो अपराध करेंगे रात को 9 बजे अंधेरे का लाभ उठाकर, तो उन्हें घर से निकलने के लिए ही अनुमति नहीं दी जाती थी। इस तरीके की समस्याएं वो वहां पर झेल रहे थे। गांधी जी जब वहां पहुंचते हैं तो जाते ही उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 3 वर्गों में वहां पर जो भारतीय थे वो बसे हुए थे, और उनकी जो समस्याएं थी वो यहां पर आपको स्पष्टतया देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो वो वहां पर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए 1890 के पश्चात ले जाए गए थे। तो जो बातें हैं कुछ विशेष स्थानों पे ही रहने को मिलता था, जो संकीर्ण और गंदे हुआ करते थे। वहां पे मानवीय दशाएं जो थी वो बहुत ही अधिक खराब हुआ करती थी। मानवीय दशाएं बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब वो मजदूरों को देखते हैं तो रंगभेद की नीति के विरुद्ध वो वहां पर भारतीयों को संगठित करने का फैसला करते हैं। संगठित करने का फैसला करते हैं। जब वो प्रिटोरिया में उतरते हैं और प्रिटोरिया से वो नतल जा रहे होते हैं, तो प्रिटोरिया से ट्रांसवाल जा रहे होते हैं, तो वो एक फर्स्ट क्लास की टिकट लेते हैं। उनके पास चूंकि पैसे थे दादा अब्दुल्ला के, तो वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। अब वहाँ देखते ही जो यूरोपीय उसमें बैठे हुए थे वो भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति यहाँ कैसे घुस गया। वो हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे। स्थिति तो मारपीट जैसी बन गई। उनके लिए बर्दाश्त नहीं था कि कोई ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का इंसान उनके डिब्बे में चढ़ गया है। टीटी आता है, बीच बचाव करता है, उनको कहता है कि यहाँ कहाँ चढ़ गए तुम। उन्होंने कहा मेरे पास टिकट है। टीटी ने कहा टिकट से कुछ नहीं होता, शकल भी होनी चाहिए। आपकी शकल इनके जैसे नहीं ना, सफ़ेद होनी चाहिए, गोरी चमड़ी होनी चाहिए, वो नहीं है ना आपकी। टिकट लेके थोड़ी कहीं भी चढ़ जाओगे। उन्हें बड़ा अपमानजनक लगा। वो टीटी उनको लेके गया, दरवाजे पे उसने खड़ा किया, बोला अगला स्टेशन आएगा उतर जाना।
अगला स्टेशन आया तो उन्होंने उनको धक्का मार के उस ट्रेन से निकाल दिया बाहर। गांधी जी गिर गए, उन्होंने अपमानित महसूस किया। उन्हें लगा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद और पैसे कमाने के बाद भी अगर उन्हें यहां सम्मान नहीं, तो यहां रह रहे भारतीयों की क्या स्थिति होगी। गांधी जी गिरे, ये जरूरी नहीं था। जरूरी यह था कि गांधी जी उठे। गांधी जी उठे और उन्हें सोचा कि ठीक है, दादा अब्दुल्ला का केस तो लड़ ही लेंगे, पहले इन अंग्रेजों को सबक सिखाते हैं। ये समझ की बात होती है। उन्होंने ये समझा कि ये वो कुछ लोग नहीं हैं जो उन्हें धक्का दे रहे हैं, ये एक व्यवस्था है जो उन्हें धक्का दे रही है। ये वो व्यवस्था है जो भारतीयों को पसंद नहीं करती है। उनकी लड़ाई कुछ उन लोगों से नहीं थी, चुनिंदा लोगों से, जिन्होंने उन्हें ट्रेन से धक्का दिया था। लड़ाई उस व्यवस्था से थी जिसमें उन्हें धक्का देना सहज था। उन्होंने फैसला किया कि वो भारतीयों की वहां आवाज उठाएंगे। शुरुआत में उनका रवैया अंग्रेजों को लेकर नर्म था। उन्हें ऐसा लगा कि वो वहां पर अंग्रेजों को कन्विंस करके बातचीत संभाल लेंगे। शुरुआत में तो कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने समझ लिया कि बात ये नहीं है। जल्दी ही उन्हें ये बात समझ आ गई कि बात ये नहीं है, इतने से बात नहीं बन पाएगी। 1893 से 1906 से 1914, ये 1893 से 1906 का जो चरण है, ये है गांधी जी का उदारवादी चरण। गांधी जी किस प्रकार से वहां पर नर्म तरीके से अंग्रेजों से बातचीत करके जो भारतीय हैं उनकी मांगों को स्वीकार करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर 6 से 14 का जो चरण है वो है उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण, आप इसी चरण को सत्याग्रह का चरण भी कहिए। जब वो यहां पर सत्याग्रह का जो विचार है वो विकसित करते हैं, तो यही सत्याग्रह का चरण है। तो उदारवादी चरण या फिर सत्याग्रह का चरण। तो सबसे पहले तो आप उदारवादी चरण में गांधी कैसे थे उसे समझिए, फिर आप वो सत्याग्रह के चरण में कैसे थे उसे समझिए। जब आप इन दोनों बातों को यहां पर समझ लेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब सबसे पहले आप उनके उदारवादी चरण को देखिए। गांधी जी इस समय प्रार्थना पत्र सौंपने की नीति अपनाते हैं। ब्रिटेन को कई सारे प्रार्थना पत्र भेजते हैं और कहते हैं कि भारतीयों की दशा सुधारने के लिए आप हस्तक्षेप करिए। ब्रिटेन का उत्तरदायित्व तो है कि वो भारतीयों पे हो रहे अत्याचार और भेदभाव को रोके, लेकिन ये वो खुद ही कर रहे थे तो वो क्यों रोकेंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि वो नतल भारतीय कांग्रेस नाम की एक संस्था बनाते हैं और इंडियन ओपिनियन नाम का एक पत्र प्रकाशित करना भी शुरू करते हैं। तो नतल भारतीय कांग्रेस की स्थापना और इंडियन ओपिनियन नाम के एक पत्र का प्रकाशन, इन दोनों का आरंभ उनके द्वारा किया जाता है। अब देखिए, यहां पर हम अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह के काल की बात करते हैं जो 6 से 14 के बीच में चलता है। यहां पर जो अहिंसात्मक प्रतिरोध है या सत्याग्रह का काल है, उसमें वो गोरी सरकार के विरुद्ध दूसरे चरण के तौर पर अपना प्रतिरोध शुरू करते हैं। यहां पर वो सविनय अवज्ञा की नीति अपनाते हैं और सविनय अवज्ञा की जो उनकी नीति है उसमें कई सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इन घटनाक्रमों को देखें तो सबसे पहले तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध एक सत्याग्रह आता है 1906 में, जहां पर अंग्रेज ये कहते हैं कि हर भारतीय को अपने पास एक डॉक्यूमेंट रखना होगा जहां पर उसका नाम, उसकी देशीयता, जातीयता सब लिखी होगी और उस पत्र को उसे हमेशा लेकर चलना होगा। इसको एशियाटिक सर्टिफिकेट कहा गया। एशियाटिक सर्टिफिकेट ये एक आधार कार्ड जैसा था। ये आधार कार्ड से ऐसे अलग है कि भारत में हर व्यक्ति को आधार कार्ड रखना होता है। अब कोई ये बोले कि गरीब लोग आधार कार्ड रखेंगे और अमीर लोग आधार कार्ड नहीं रखेंगे। अगर गरीब लोगों के पास आधार कार्ड नहीं पाया गया तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, जबकि अमीर लोग बिना आधार कार्ड के घूम सकते हैं। अब इस तरीके का विभेद तो स्वीकार्य नहीं होगा। अभी सरकार ने बोला आधार कार्ड तो भाई सबका आधार कार्ड होगा और उस सरकार ये बोल भी नहीं रही कि तुम लेके चलो। लेकिन वहां पर बोला गया कि जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है यानी कि एशियाटिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये सभी को लेकर चलना होगा जो एशिया से संबंधित हैं।
गांधी जी ने इसका विरोध किया, उस पर अंगूठे का निशान होता था। गांधी जी ने इसके लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का भी गठन किया। गांधी जी ने कहा ये भेदभावपूर्ण है और हम इसे नहीं स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया कि भाई हम तो सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे, जिससे जो बन पड़े वो कर ले। तो आरंभिक चरण में हमने देखा कि गांधी जी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो उनका रवैया था अंग्रेजों का, वो थोड़ा दबाव वाला रहा। उन्होंने गांधी जी को बुलाया, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा देखिए सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इसे वॉलेंट्री बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस भारतीय को ये बनवाना हो वो बनवा ले, जिसे ना बनवाना हो ना बनवाए। गांधी जी ने कहा कि अगर ये वॉलेंट्री है, ठीक है, और इस पर कोई दबाव नहीं है, तो वो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो ये सर्टिफिकेट बनवाएगा। उन्होंने कहा वॉलेंट्री है, तो गांधी जी ने सर्टिफिकेट बनवा लिया और उनके जो बाकी के सत्याग्रही साथी थे उन लोगों ने भी बनवा लिया। लेकिन फिर क्या होता है कि गांधी जी जब ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो उसके बाद वो छलपूर्वक इसको कंपलसरी बना देते हैं, बोलते हैं कि अब तो जरूरी है। गांधी जी ने कहा भाई साहब सुनो, जैसे बनवाया है ना वैसे ही जला देंगे, तुमको कुछ कर नहीं पाओगे। उन्होंने कहा जला के दिखाओ। बोले कल सुबह 9 बजे चौराहे पे मिलना, फिर हम तुमको बताते हैं कि क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो फिर वो वहां पर जाते हैं, अंगीठी जलाते हैं और बोलते हैं सबको कि सर्टिफिकेट लेके आओ, हम यहाँ पे सामूहिक रूप से इसको जलाएंगे। अंग्रेज भी लाठी लेके आ गए, बोले हम मार खाएंगे, हम मारेंगे नहीं। गांधी जी सर्टिफिकेट बारी बारी से जलाते हैं और अंग्रेज उन्हें बुरी तरीके से पीटते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। उनके जो बाकी के साथी थे वो भी उनके साथ के लिए जाते हैं और सभी लोग लाठी खाते हैं, लेकिन कोई अंग्रेजों के ऊपर हाथ नहीं उठाता और वो सारे सर्टिफिकेट जला देते हैं। इसके बाद अंग्रेज काफी ज्यादा सख्ते में आ गए। तब उन्होंने गांधी जी को बुलाया, उन्होंने कहा ठीक है हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, और गांधी जी की एशियाटिक सर्टिफिकेट के मामले में जीत होती है। और ये जो सामूहिक रूप से जलाने का प्रक्रम था, इसका अंग्रेजों के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है। हम देखते हैं इसके बाद एक मामला निकल के आता है, प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक का विरोध। हम देखते हैं कि जो प्रवासी भारतीय थे उन्हें नतल से ट्रांसवाल नहीं जाने दिया जा रहा था। ये कुछ ऐसे ही है कि मान लो कि ये जो है ये साउथ अफ्रीका है, आप इसको ऐसे समझो कि आप इसको सपोज कर सकते हो, यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये साउथ अफ्रीका है, और अगर ये साउथ अफ्रीका है ना, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये नतल का क्षेत्र है, ये नतल का क्षेत्र है, ये नतल का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है यहां का, ये ट्रांसवाल का क्षेत्र है। तो जो भारतीय रहते थे वो सामान्यतया नतल में रहते थे, लेकिन नतल में काम नहीं होता था, तो काम की तलाश में अक्सर वो ट्रांसवाल जाते थे। उन्होंने बोला कि अब नतल से कोई ट्रांसवाल नहीं जाएगा। जब उन्होंने इस प्रवेश पर रोक लगाई तो इस बात को लेकर गांधी जी ने विरोध किया। इन्होंने इसका विरोध किया और इसे आंदोलन का रूप दिया। गांधी जी को इसके चलते 1908 में जेल भी भेज दिया गया, उन्हें तरह तरह से परेशान किया गया, लेकिन गांधी जी इसके सामने झुकते नहीं हैं और गांधी जी अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं। हम देखते हैं कि फिर एक पोल टैक्स का मामला आता है। पोल टैक्स में भारतीय विवाहों को, एक तो पोल टैक्स का मामला आया जहां पर उन्होंने क्या बोला कि जो भी लोग वहां पर अफ्रीका में बसे हुए हैं उन्हें 3 पौंड का सालाना टैक्स देना होगा, ठीक है, 3 पौंड का सालाना टैक्स देना होगा, तब वो वहां पे रह सकते हैं। मैं आपको एकदम सामान्य बताता हूं बात। एक साल में वो 3 पौंड का टैक्स मांग रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, घिरमिटिया मजदूर हैं, वो साउथ अफ्रीका में रह सकते हैं, वो रहने का टैक्स होगा। क्या वो ये दे सकते थे? ये इम्पॉसिबल था। क्यों इम्पॉसिबल था? क्योंकि एक एवरेज के तौर पर वहां पे रह रहा एक भारतीय मजदूर साल के 6 पाउंड कमाता था, 6 पाउंड, वो 6 पाउंड कमाता था और 3 पाउंड का वो टैक्स मांग रहे थे। सच्चाई तो यह है कि 6 पाउंड में भी मुश्किल से खर्चा चल पाता है। ये ऐसे ही है कि आप आप महीने के 5,000 रुपए कमाते हो और आपका 5 लोगों का परिवार हो। 5,000 रुपए में आपका 5 लोगों का परिवार मुश्किल से गुजारा चला पाएगा, और फिर कोई उसमें बोले कि 2,500 का आपको टैक्स देना है। इट्स इम्पॉसिबल भाई, नहीं हो सकता, ये आप नहीं दे पाओगे टैक्स। तो वो साल में 6 पाउंड कमाते थे और अंग्रेज उनको बोल रहे थे कि 3 पाउंड का टैक्स देना पड़ेगा। गांधी जी अड़ गए, बोले भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे 10 सीलिंग की आमदनी थी पर मंथ की, 20 सीलिंग से 1 पाउंड हो जाता है, तो मतलब वो 2 महीने में 1 पाउंड कमाते थे, साल में 6 पाउंड कमाते थे। वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने इसके विरुद्ध में सत्याग्रह शुरू किया। असल मामला तो तब आया जब यहां पर वहां के कोर्ट ने ईसाई पद्धति से ना होने वाले सभी विवाहों को अवैध घोषित कर दिया।
ये महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध था। अब आप कहेंगे कि ये महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कैसे है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जो विवाह हुआ है उसमें आपने बोला है यस आई डू, तब तो वो माना जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला है कबूल है तो नहीं माना जाएगा। अगर आपने 7 फेरे लिए हैं तो नहीं माना जाएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा? जो भी भारतीय महिलाएं भारतीय पुरुषों के साथ विवाहित हैं, वहां पे अपने परिवार के साथ रह रही हैं, वो अब एक गैर संबंध में रह रही हैं। मतलब अगर कल को कोई अंग्रेज आए और किसी महिला को उसके घर में से घसीट के लेके चला जाए तो आप लीगल केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी वाइफ नहीं है। बच्चे इलीगल हो गए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, दुनिया भर के बवाल कर दिए उन्होंने। गांधी जी ने कहा ये महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू किया और अंततः अंग्रेजों को ये पोल टैक्स भी वापस लेना पड़ा और भारतीय विवाहों की जो मान्यता है उसको भी स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, वहां पर देखते हैं कि वो समझौता परक जो समाधान है उसको अपनाते हैं। हार्डिंग और गोखले उनकी यहाँ पर मदद करते हैं। पौंड का कर हो, 3 पौंड का कर, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये सभी कानून समाप्त कर दिए जाते हैं। भारतीय जो उनके रीति रिवाज थे, उनके विवाह उनके अनुसार हो सकते थे, इस चीज को भी यहाँ पर व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली हैं। तो आज के सेशन को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। हम लोग अगले सेशन में जब मिलेंगे तो गांधी जी की ये कहानी जारी रहेगी। ये जो कहानी अगले सेशन में शुरू होगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या सीखा और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो सीखा उसको उन्होंने भारत में किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया। तो जो नेक्स्ट सेशन की कहानी होगी उसमें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव, गांधी जी का भारत में आना, उनके आरंभिक सत्याग्रह और उनका असहयोग आंदोलन, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन गांधी जी के बारे में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में आपने सही तरीके से समझा और जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।